ओके जी, तो सो फार मतलब मैंने पिछले बैचेस में लाइव सेशंस लिए थे, मतलब पूरा ही तकरीबन CFAP 6 लाइव पढ़ाया था, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स, वो भी मैं अभी इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा, वो भी करा दूंगा। पर अगेन जिसकी जून में अटैम्प्ट है, जिसकी दिसंबर में अटैम्प्ट है, आपका एक परसेप्शन होता है कि कैफ 8 में हम बड़ी डिटेल प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑब्वियसली CFAP 6 में नहीं हो पाती है क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं होता। तो उसी इंटरेक्शन को बरकरार रखने के लिए मैंने किया ही है कि लाइव सेशंस वापस से चालू कर दी हैं। सो फार हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, न्यू चीज़ें कवर करना जो आज तक टेस्ट नहीं हुई है। यानी आप अगर CFAP 6 का अपना कोर्स उठा के देखें मेरा, तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स की कवरेज 100% मिल जाएगी, एक मुनासिब प्रैक्टिस मिल जाएगी। पर ये पेपर मुनासिब से पास नहीं होता, एक लेवल ऊपर से पास होता है, क्योंकि बीइंग अ सीनियर मैनेजर एंड ऑब्वियसली अपकमिंग अ डायरेक्टर, तो मुझे ये पता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑडिट में होती हैं जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं, जिसका बच्चे को पता नहीं होता। क्योंकि मैं जब रिव्यूज़ भी कर रहा होता हूँ तो मुझे एक बात समझ आती है कि यार बच्चे का वो कैलिबर नहीं है कि वो उस चीज़ को ग्रैब कर सके, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है एग्जामिनर की कि आप अब पेपर सॉल्व करेंगे बीइंग अ मैनेजर। तो जो मैनेजर चीज़ें देख रहा होता है, रिपोर्टिंग देख रहा होता है, आपके पास वो नहीं होती, क्योंकि आप बेसिकली हेड्स में इन्वॉल्व होते हो। सेल्स वेरीफाई कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्किंग पेपर बना दिया, पर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रिपोर्टिंग एक्सपेक्ट, स्ट्रेटजी एक्सपेक्ट, रिस्क असेसमेंट। तो वो सारी चीज़ें भी हमें कवर करनी है अगले 1 महीने में। कोशिश ये करूँगा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं रात को भी सेशंस लगा लूँ, जैसे आज आए हुए ये लोग, मोर देन वेलकम आप आएँ, मुझे डबल एनर्जी मिलेगी और मैं डबल मेहनत करूँगा उसके लिए। चलें हम शुरुआत करते हैं कंट्रोल्स के ऊपर। ऑब्वियसली आप बेसिक कंट्रोल्स जो आप बचपन में सीख के आते हैं अपने पास, वो ये होता है ना, पहले जल्दी जल्दी आपने पार्टिसिपेटिव रहना है। कंट्रोल्स कोई भी इदारा क्यों लगाता है ये बताओ, अगर तुम्हें याद है। वेरी गुड, ये बेसिक बात ये हो गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकें जो कि फ्री हों फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हुई हो या एरर से हुई हो। ऑनलाइन वालों ऐसा ही है, जल्दी बता दें। एक बेसिक कंट्रोल लगाने का मकसद ये होता है ना, मैनेजमेंट लगाती है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि मेरी सेल्स है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई हो, सही वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई हो, अकर हुई हो तो ही रिकॉर्ड हुई। यानी अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, कोई भी इदारा कंट्रोल्स लगाता है अपनी असर्शंस को प्रूफ करने के लिए। असर्शंस क्या होती हैं, अगर PNL की साइड की बात करें, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इसी चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई भी इदारा क्या लगाता है, जल्दी बताओ, कंट्रोल्स। अब एक एक करके थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं ना, क्योंकि जैसी बात है ज़माना हो जाता है एक इंट्रैक्शन किए हुए, तो वार्म अप होना चाहिए उसके लिए। खैर हम अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स पे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कोई इदारा कंट्रोल क्या क्या लगाता है कि भाई उसको उधार पे माल देने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट हो या चेक हो। वो क्यों होता है, ताकि आपके बैड डेट्स, एक बेसिक कंट्रोल की बात की। अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि यार सेल जो है तब रिकॉर्ड हो जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल कर लिए। तो आपने ये सीखा हुआ है कि आपकी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए GDN को देख के, ना कि सेल्स ऑर्डर को देख के, क्योंकि सेल्स ऑर्डर में टोटल क्वांटिटी होती है, GDN में डिस्पैच क्वांटिटी होती है। सेल्स किससे बुक होनी चाहिए, डिस्पैच से। तो वो हमने बचपन में कंट्रोल सीखे हुए हैं, पर आप उससे एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, वो आ चुका है CA फाइनल। अब वो आपसे पूछेगा भाई मुझे बताओ फाइनेंशियल सेक्टर में क्या कंट्रोल होने चाहिए। एक सवाल आ चुका है जिसमें उसने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के कंट्रोल्स पूछे हैं, वो मैंने कराया भी है, वो आप देखेंगे रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज में वो कवर्ड है। उसमें वो पूछ रहा है भाई ये बताओ कि एक टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर अपने पास क्या कंट्रोल्स लगाए कि उसका रेवेन्यू सही रिकॉर्ड हो। तो वो आपने अगर किया हुआ ही नहीं है, आपने ना कभी यूफोन किया, ना टेलीनॉर किया, ना जैस किया, तो आपको पता ही नहीं है। तो आपको पहले उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने दी है उसमें। फिर मैंने उस पर कंट्रोल्स बताया और फिर पूरा एक्सप्लेन किया है। जस्ट लाइक व्हाट वी आर डूइंग दिस टाइम, इस क्लास में हम बैंकिंग सेक्टर के कंट्रोल्स देख रहे हैं। कोई ऐसा आप में से जिसने बैंक्स किए हों? नहीं, इंटर्नशिप की है। अच्छा चलिए आप बताएं ऑनलाइन में लोग, कोई ऐसा, अक्सा कह रही है यस, एक हमें मिला है कोई, जल्दी बाकी बच्चों जल्दी बताओ। एनीवन फ्रॉम यू? सलमान कह रहे हैं वेरी गुड, 2 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। आमिर कह रहे हैं नो। यानी सो फार अब तक हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं जिसने बैंकिंग के ऑडिट किए हैं। एंड आई कैन बेट 2 बंदों ने, 2 बच्चों ने, हाँ प्रीटी रेयर। और देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग, जब मैंने सेल की बात की होगी आपको मैन्युफैक्चरिंग का समझ आया होगा कि GDN बनता है, सेल्स ऑर्डर होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ रही होंगी। तुम तसव्वुर करो पहले पेज पे सवाल आ जाए रिस्क का, और वो बोले बताओ कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, या ये कंट्रोल्स दिए में बताओ सही हैं या नहीं है। तो तुम फंस गए वहाँ पे, गया 15 नंबर का सवाल। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दीज सेशंस। मेरी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, आप पास हो जाएंगे, दोनों का विन विन सिचुएशन है। चलें ओके,
जब मैं आई कैप ऐसा कर सकता है, अभी आप वो सिर्फ देख लें, मैंने आपको अभी क्या बताया, टेलीकॉम का आया है, तो क्या लाजमी है हर बच्चे ने टेलीकॉम का ऑडिट किया हो? तो आई कैप ने पूछा ना। देखो आई कैप ये कहता है कि बच्चा जब फर्म में जा रहा है तो उसको रेलेवेंट सेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब आइदर यू एक्वायर दोज नॉलेज बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग द ऑडिट और बाय रीडिंग समथिंग। तो पेपर है, तो इफ यू डोंट हैव द नॉलेज यू नीड टू रीड समथिंग, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लकीली मैंने हर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ, हर सेक्टर को कवर किया, तो मुझे कुछ सबका पता है। इंश्योरेंस कह लो, बैंक कह लो, टेलीकॉम कह लो, म्यूचुअल फंड्स कह लो, तो मुझे सबका पता है। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी ग्रुप पे, कैसे म्यूचुअल फंड्स की भी कंट्रोल कराइएगा। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। चलें, एनीवेज हम ज़रा ना पहले बैंकिंग को समझते हैं। जैसे यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए ना, बैंक्स किए हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, बैंक का काम क्या होता है? लोगों को लोन देना। लोन देना ही एक काम है। मेन कोर बिजनेस क्या है? लोन देना। उसको हम बैंकिंग की जबान में कहते हैं एडवांसेस। उसको हम बैंकिंग की जबान में कहते हैं एडवांसेस। टेली कम्युनिकेशन का रेवेन्यू रिकॉग्निशन IFRS 15 में पढ़ा है, बट ऑडिट नो आइडिया। बिल्कुल, तो वो आप लेक्चर लेंगे, वो वहाँ कवर्ड है, मैंने डिटेलिंग की हुई है उसकी, तो वो वहाँ से कवर हो जाएगा। अब हम फोकस कर लेते हैं न्यू थिंग्स के। हम किसकी बात करते हैं? बैंक की। ज़रा सोचें, बैंक का काम क्या होता है? बैंक लेता है आप लोगों से डिपॉजिट्स। बैंक आप लोगों से क्या लेता है? तो यानी हम यहाँ पे लिखते हैं कि बैंक जो हमारा है वो रेज करता है डिपॉजिट्स। ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, आज मेरा पैसा अगर MCB में पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पड़ा हुआ है, या HBL में पड़ा हुआ है, जो कि इतना सारा नहीं है पर किसी बैंक में तो होगा। कहने का मतलब है जिस भी बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक उसकी एंट्री क्या बनाता है? कैश डेबिट, डिपॉजिट की लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री बनाता है बैंक, कि बैंक के पास डिपॉजिट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब एक एक करके सुनना है, बड़ी अहम चीज़। तो जहाँ कन्फ्यूजन होगा तुम खुल के पूछो, क्योंकि तुम्हें बैंकिंग का आइडिया नहीं है, और जिसने बैंक किया हुआ है उसको भी फ्लो नहीं पता होते, तो वो फ्लो मैंने सिखाने हैं आज। चलें, मैंने कहा अगर ये डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट किसी एक बंदे का होगा या हज़ारों लाखों का होगा? हज़ारों लाखों लोगों का होगा। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं कि भाई ये डिपॉजिट या तो करंट डिपॉजिट्स होंगे जिस पे कोई सूद नहीं होगा। भाई जैसे हमने रखा हुआ है, मेरे करंट में पड़े हुए हैं, तो वो बैंक मुझे कोई सूद तो नहीं देगा, पर उसके पास पैसा है और यही उसकी लायबिलिटी है, यही उसकी लायबिलिटी है। आगे सुनते हैं। फिर उसने कहा सेविंग और फिक्स्ड। अच्छा, सेविंग और फिक्स पे वो सूद देगा, किसको देगा? डिपॉजिटर को। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप एक बैंक का ऑडिट पे गए, आपको उसकी बैलेंस शीट में डिपॉजिट का लाइन आइटम दिख रहा है, किस साइड पे? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी साइड के ऊपर। आप जरा सोचें, मैं आपको घुमाता कैसे हूं। यहां पे डिपॉजिट्स में दिन रात हजारों मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचते हैं, जो हजारों मूवमेंट्स होती है ना, उसमें आपने स्टैंडर्ड में बार बार, जिसने स्टैंडर्ड की रीडिंग की है ना, उसको थोड़ा सा समझ आएगा। स्टैंडर्ड में बार बार लिखा होता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चे को उसका मतलब नहीं समझ आता, और ना आज तुम में से किसी को बैठे हुए समझ आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने उस एंगल से नहीं देखा हुआ। फिर बताता हूँ, डिपॉजिट का बैलेंस है कहाँ आ रहा है? मेरी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। एग्रीड? स्टैंडर्ड सबसे पहले मुझे कहता है किसी भी कंपनी का या किसी भी बैंक का ऑडिट करने से पहले देखो उस लाइन आइटम में, जो कि लाइन आइटम का नाम क्या है? डिपॉजिट। उस लाइन आइटम के अंदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? क्लास ऑफ, तो पहले एक एक करके हम समझते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे लिखूं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले पैसा आना, हमने कहा दूसरा विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन पैसे भेजते हो एक को उसको एक को, तो डिपॉजिट मूव होते हैं ना। स्टैंडर्ड ये कहता है, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, इफ यू वांट टू डू अ प्रॉपर ऑडिट यू नीड टू अंडरस्टैंड
इस लाइन आइटम को किस किस नस्ल की ट्रांजैक्शन हिट करती है, पहले तो ये समझ लो। बात समझ आई? अच्छा, अब तुम जरा और नीचे लेवल पे आओ। तुम ब्रांच जाते हो, ब्रांच में जाके कैश जमा कराते हो, वो क्या हो गया? डिपॉजिट। अच्छा, ब्रांच जाते हो, विड्रॉ कराते हो, ये क्या हो गया? विड्रॉल। दो चीजें हो गई। अच्छा, ब्रांच जाए बगैर किसी के अकाउंट में पैसे आते हैं? यस। किसी के अकाउंट से पैसे आते हैं? यस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्या कहते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पर मुझे एक बात पता है, ये जो ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं, इस ट्रांसफर के ऊपर बैंक का कमीशन होता है, बैंक का। तो क्या आप लोगों को, ऑनलाइन वालों, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि जब मैं ट्रांसफर्स करूंगा तब एक और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन हिट होगी, बैंक की इनकम, कमीशन इनकम, बैंक की। तो आपको जब पता है कि यार अगर मैंने सारी चीजें इसमें देख ली हैं कि ये नस्ल की ट्रांजैक्शन होती है, तो मेरे को तो सब पता लग जाएगा। अच्छा, पे ऑर्डर बनते हैं, फॉरेन ट्रांसफर्स पर चार्जेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ सवाल है तुम लोगों से, पे ऑर्डर बनते हैं? अच्छा, जब पे ऑर्डर बनते हैं, पे ऑर्डर बनते, प्लीज सुनिएगा, ये भी एक अहम बात है। पे ऑर्डर जब बनाया जाता है ना किसी का, तो उसका डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो जाता है और बिल्स पेएबल, यानी अब वो डिपॉजिट नहीं रहा, किसी और के लिए रिजर्व हो गया है, अब ये बिल है जो कोई, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया। क्या बन गया? वो कोई भी आएगा उसके अकाउंट में जाएगा। आप तो पहले बताओ, तुम लोग मुझे बताओगे, जैसे ही किसी ने पे ऑर्डर बनवाया, क्या वो चीज डिपॉजिट रही या डिपॉजिट से निकल गई? दिस इज नो मोर डिपॉजिट, दिस इज अ लायबिलिटी ड्रॉन ऑन अदर अकाउंट होल्डर या किसी भी एक्सवाइज बंदा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, स्कूल वाले कह रहे हैं पे ऑर्डर बना के लाओ, मैं बैंक जाऊंगा, मैं बोलूंगा पे ऑर्डर बनाओ स्कूल के नाम पे, तो क्या होगा? मेरा डिपॉजिट अकाउंट रहेगा, डिपॉजिट खत्म। अब बैंक कहेगा कि मुझे तुम्हें नहीं देने कस्टमर, मुझे किसको देने? स्कूल को। बिल्स पेएबल, मैंने उसको दिया, उस स्कूल ने अपने अकाउंट में जमा करा दिया। जब उस स्कूल ने अपने अकाउंट में जमा करा दिया तो एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक का कैश निकल जाएगा। अब तक बैंक का कैश निकला नहीं है। अच्छा, मजे की बात, यहां पे ये पूछ रहे हैं कि सर बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, आप बैंकिंग का फॉर्मेट देखेंगे ना, उसमें करंट नॉन करंट होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज करंट। बात समझ आ रही है? बैंक्स के फॉर्मेट में करंट नॉन करंट का हिसाब किताब नहीं होता। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझिए, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें करंट नॉन करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलें सर, सही, अब बात सुने, पहले बताओ पूरा फ्लो समझ आता है? फ्लो समझ आता है? स्टैंडर्ड ये कहता है, वंस यू अंडरस्टूड द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर लगे हुए होंगे कंट्रोल, इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में किसी भी ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल गायब है, देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, देयर इज अ रिस्क ऑफ। तो अब मैं आपसे पूछूं, जैसे आप जब डिपॉजिट कराने जाते हो, मैं बहुत ही हैवी बात करूंगा अभी, जो बंदा सोचता भी नहीं है। और कितने, जैसे दो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमने बैंकिंग के ऑडिट किए हुए हैं, आप लोग कभी ब्रांच विजिट्स पे गए? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से, ब्रांच विजिट्स पे गए आप लोग? ब्रांच पे, जब ब्रांच में जाके डिपॉजिट्स की कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, सलमान कह रहे हैं यस गए, क्योंकि वो गया होगा लाजमी। सुने, होता क्या है वहाँ पे, इंगेजमेंट टीम का एक बंदा जाता है, मैनेजर बोलता है भाई तुम्हारी पोस्टिंग है, जाओ कंट्रोल्स को टेस्ट करके आओ। होता क्या है, वहाँ पे कंट्रोल्स लगे होते हैं ब्रांच के अंदर, जो हम यूजुअली सोच नहीं रहे होते हैं, बट वो बड़े काम के होते हैं। कैसे? सुनो, मेरा रिस्क ये है कि मैं ऑडिटर हूँ, ये डिपॉजिट का जो बैलेंस है ये कंप्लीट है या नहीं है। भाई मेरा रिस्क क्या है कि डिपॉजिट का बैलेंस कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए ब्रांचेस में कंट्रोल लगे हुए होते हैं, जो कि हेड ऑफिस ने लगाए हुए होते हैं। क्या होते हैं जरा सुनते हैं एक एक करके। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जब जिस दिन जाके बैंक में पैसे जमा कराए हों तो डिपॉजिट स्लिप जमा होती है, और डिपॉजिट स्लिप के ऊपर अमाउंट में भी होता है, वर्ड्स में भी नंबर लिखने होते हैं। ऐसा है, अमाउंट और वर्ड्स में। अच्छा, ये क्यों कंट्रोल बनाया गया है? ताकि अमाउंट से ही डिपॉजिट हो, गलती ना हो। गलती क्या? आपकी वैल्यूएशन असर्शन यहां से हिट होते हुए दिखती है? अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसने पैसे दिए कुछ और, डिपॉजिट हुए कुछ और, पैसे तो आ गए, क्या तुम्हारे फाइनेंशियल सही है खराब है? क्यों खराब है? आप बोलेंगे वैल्यूएशन सही क्यों नहीं हुई? कंट्रोल गायब है। क्या गायब है? कंट्रोल गायब है। वहां पे कंट्रोल नहीं है, तो जहां पे कंट्रोल नहीं है उस असर्शन को हिट करेगा वो।
तो मैं बीइंग एन ऑडिटर जब मैं जायजा ले रहा होता हूँ इन चीज़ों का, तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ ये फोकस करना है, फिर आकर उनको समझाता हूँ इस कंट्रोल को लगाने का मकसद ये था। एक स्टेप आगे चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि 5 लोगों ने डिपॉजिट कराया और रिकॉर्ड 4 का हुआ हो। कौन सा इशू है? कंप्लीटनेस। कौन सा इशू है? कंप्लीटनेस। तो मुझे आप एक बात बताएं, इसके लिए पता होता क्या है? दिन के आखिर में ब्रांच मैनेजर और जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो बैठते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, डिपॉजिट रिसीट्स रिसीव्ड विद द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर। डिपॉजिट रिसीट्स रिसीव्ड एंड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर। अच्छा, जब मैं इसकी रिकॉर्ड बना लूंगा और उस पर ठप्पा लगा दूंगा तो क्या होगा? वेरीफाई हो जाएगा कि वो बिल्कुल कंप्लीटली रिकॉर्ड हो चुका है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? फिर एक चीज, कुछ एग्जिस्टेंस के कंट्रोल बताता हूं कि लायबिलिटी वाकई में है भी या नहीं भी। भाई एग्जिस्टेंस भी एक अजर्शन है ना बैलेंस शीट की। वो क्यों? सुनो, आप जब भी बैंक जाते हैं आपका पैसा कोई भी ऐसे ही डिपॉजिट कर सकता है या पहले अकाउंट खुलवाना होगा? अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज वो लायबिलिटी आ ही नहीं सकती। एग्रीड? हम क्या करते हैं? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करते हैं, अपनी इनकम डालते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसा ही है। वो सारी चीज़ें, वो कंट्रोल इसलिए लगाया गया कि लायबिलिटी आ ही नहीं सकती जब तक आपका अकाउंट मौजूद ना हो। और इस प्रोसेस को अगर मैं गायब कर दूं, अच्छा अली कह रहे हैं कि सर रिकंसिलिएशन बिटवीन विच टू? रिकंसिलिएशन बिटवीन द डिपॉजिट रिसीट्स जो जमा हुई हैं काउंटर पे और द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर इन अ डे। तो पूरे दिन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो वेरीफाई की जाती हैं और फिर वो ओके होती हैं। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? वो तो हो गई थी हमारी कंप्लीटनेस की बात। अब हमने किसकी बात की? एग्जिस्टेंस की। तो क्या ये अकाउंट ओपनिंग का कंट्रोल जो है वो किस पे लगाया गया? एग्जिस्टेंस पे। आपकी लायबिलिटी तब तक नहीं है जब तक वो अकाउंट होल्डर नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ आती है? अब ये सोचो कि एक ब्रांच पे बच्चा जाता है और वो लपेट के आ जाता है, कंट्रोल टकाटक चल रहा है भाई, टिक 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 टिक, पर उसकी सिग्निफिकेंस पता है कितनी है? कि दिन में एक ट्रांजैक्शन होती है, हजारों होती हैं, लाखों होती हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर उन लाखों ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल नहीं होगा ना, मैं आपको ये धड़ल्ले से कह रहा हूं कि वो बैंक सही नहीं है। और एक और चीज सुनो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट का चैप्टर कर लिया है? हो गया है, 700 की सीरीज हो गई है। चलें जी, बड़े विश्वास से कह रहे हैं ये लोग कि हो गई है। चलो एक सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताओ, ये एक बैंकिंग कंपनी है, आई बिलीव कि हाईली ऑटोमेटेड होती है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत। यहां से तुम कंट्रोल्स अगर हटा दो तो डू यू गाइस एबल टू डू द ऑडिट? या स्कोप लिमिटेशन है? स्कोप लिमिटेशन है, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी आइजर 700 के अंदर, वो ये कहती है, हम लिंकिंग करके चलते हैं जरा, वो ये कहती है कि आपकी स्कोप लिमिटेशन में नेचर एंड टाइमिंग का एक जिक्र है कि नेचर एंड टाइमिंग ऐसी हो जाए कि आपकी स्कोप लिमिटेशन आ जाए नेचर एंड टाइमिंग की वजह से, नेचर ऑपरेशंस की वजह से, टाइमिंग और प्रोसीजर की वजह से, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। उसमें वन ऑफ ये है कि अगर आप हाईली ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल्स हटा दें तो आपका नेचर ऑफ ऑपरेशन ऐसा है कि आपकी स्कोप लिमिटेशन आ गई। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर मैं आपको रीप्रोड्यूस करूं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सब्सटेंटिव अलोन वहाँ काम ही नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताओ ना, सब्सटेंटिव अलोन काम कैसे करेंगे? तुम कितनी ट्रांजैक्शन चेक कर लोगे? एक दिन की लाखों हैं तो पूरे साल में पता नहीं कितनी होंगी। मैं लाखों भी कम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं लाखों भी कम बता रहा हूँ, क्योंकि भाई 1700 ब्रांचेस का नेटवर्क होता है। वो तो सिर्फ ब्रांच ट्रांजैक्शन, फिर ऑनलाइन अलग है, तो उसको वेरीफाई करते करते मर जाओगे। तो वो यही कहता है। अच्छा, आई हैव सीन सम ऑफ द फर्म्स जिन्होंने कंट्रोल फेल किया और ऑडिट करके आ गए, यानी आईटी जनरल कंट्रोल फेल किए हैं, आईटीजीसीज फेल हैं। आई विल नॉट कोट द नेम बट स्टिल वो करके आ गए। तो कहने का मतलब है, आई डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, और हम यहाँ पे उसको इफेक्टिव मार्क करके मैं बीइंग नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि भाई हमारी तो ग्लोबल मेथोडोलॉजी है ना, वो तो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करते और हमें रिजाइन करना पड़ जाता है, जिसमें 2 बैंक्स में हमने किया भी है, जिसमें आईटीसी हमें इफेक्टिव नहीं लगी, हमने रिजाइन कर दिया और हमने उसको ऑडिट नहीं किया। अगेन ये वो एग्जाम्पल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि जहाँ पे सब्सटेंटिव अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। तो ये अपने दिमाग में याद रखना, वो सिनेरियो पूछ सकता है ऐसा
जिसमें आपको लिखना होगा, क्योंकि वो आपको पता है क्या बोलता है, आपने अगर सवालात देखे हो एग्जाम के, वो बोलता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन बताएं कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो कोर्स ऑफ एक्शन डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करोगे, पहले उसके लिए एक सिनेरियो बनाओगे, पूरा समा बनाना उसके लिए कि सिंस दिस इज अ हाईली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड हियर वी कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ओनली, so here the controls needs to be effective. If the controls are not effective, then we may think to resign from the engagement. And अगर resignation possible यानी withdrawal possible नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लेम करते थे। डिस्क्लेम क्यों कर रहे हो, क्वालिफाइड दे दो। नहीं, क्वालिफाइड इसमें भी होता है, स्कोप लिमिटेशन में भी होता है। कोई मुझे बताएगा कि हम क्यों उसके अंदर डिस्क्लेमर देंगे, क्योंकि इम्पैक्ट इज नॉट ओनली मटीरियल बट परवेजिव एज वेल। तो स्कोप लिमिटेशन कंसिडर की जा रही है मटीरियल प्लस परवेजिव, तो दोनों में मतलब समझ आ रहा है। तो मतलब ये देखो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाया, अब क्योंकि जैसी बात है थोड़ा सा वार्म अप हो गए, समझोगे। ये इंट्रैक्शन की जब लैकिंग होती है तो जैसी बात है आपकी सोचने का तरीका और एक टीचर के सोचने के तरीके में थोड़ा सा गैप आ जाता है, उस गैप को हमें थोड़ा सा मिटिगेट करना है। क्लैरिटी है? पहले बताओ डिपॉजिट टेकिंग समझ आई? मैंने आपको हल्का 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 बैंक का एक कॉन्सेप्ट, एक फ्लेयर दिया ताकि आप बैंकिंग दुनिया में एंटर हो जाओ। चलें एक स्टेप और आगे चलते हैं, आगे चले ऑनलाइन वालों। यहाँ तक सो फार कोई सवाल, जल्दी बताओ, यहाँ तक सो फार कोई सवाल? हाँ जी, क्लैरिटी है? और लोग के चलें, बेहतरीन। अब ये पैसा आ गया बैंक के पास, अब बैंक क्या करेगा, इससे देगा लोगों को लोन्स, ऐसा ही है। अच्छा, लोन देगा, फ्री में देगा, सूद कमाएगा, सूद कमाएगा। इस पर रिपोर्ट का सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैंने अभी आपको बोला ना कि वो तो सिनेरियो देगा और सिनेरियो में ये सारी बातें लिखेगा, तो आपने हिट यहां तक करना था, क्योंकि देखो वो जब सिनेरियो बनाएगा ना तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हिट हो रहे होंगे। तो बैंकिंग की नॉलेज, फिर आपकी स्कोप लिमिटेशन, और अच्छा उसमें लिखेगा भी ऐसे, वो बताऊं मज़े से, कि जो ऑडिट टीम है उसने ऑल टुगेदर प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और वो प्रोसीजर परफॉर्म करके इस नतीजे पे पहुंची है कि हमें एविडेंस मिल गया है, तो क्या तुम उस बात पे यकीन करोगे, या फिर ऑल टुगेदर तुम बोलोगे कि हम ये कर ही नहीं सकते? तो ये तुम्हें याद रखना, एग्जामिनर्स पे घुमाएगा और वो लिख के भी देता है ऐसी चीज़ें कि ऑडिट टीम इज कंसिडरिंग दैट दे हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, पर आई थिंक कि आपने यहाँ पे जवाब ये देना है कि सब्सटेंटिव अलोन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे ही, क्योंकि आपने रिलाय करना होगा रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ पे जो परफॉर्म की जा रही हैं कहाँ पे, एंटिटी में। तो जब तुम उस पर रिलाय करोगे तुम्हारी वर्क ऑफ एक्सटेंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने एक बार ना करके देखा था अपने किसी क्लाइंट पे, बैंकिंग ही थी, वहाँ पे हमने ना एक उस पर कंट्रोल अलायंस नहीं की थी, जानबूझ के थी इफेक्टिव, जानबूझ के नहीं की। मैंने कहा सैंपल निकाल कितने का आ रहा है, 5,25,000 समथिंग ट्रांजैक्शन आ गई थी वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा मैं पूरी फर्म भी लगा दूँ ना तब भी नहीं हो सकता। तो अगर आप अपनी फाइल में ये डॉक्यूमेंट करें कि मैंने 5,25,000 ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया, तो जो आपका रिव्यूअर होगा ना वो पहले आपको बुला लेगा इधर आ, तो वेरीफाई कैसे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन। बात समझ आती है? तो ये सोचना है यहाँ पे, सर इसकी प्लानिंग अलग होती है, इसकी प्लानिंग अलग होती है, मतलब ये बात नहीं समझा, आपकी सवाल नहीं समझ आया मुझे। नहीं, ये वाली चीज़ें ओवरऑल प्लानिंग का पार्ट होता है। देखो जब मैं किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करता हूँ ना, मैं क्योंकि एक्सेप्टेंस में इन्वॉल्व होता हूँ, ग्लोबल तक जाती है बात हमारी, तो उसमें होता क्या है, पहला सवाल मुझसे क्या करता है मेरा ग्लोबल लीडर कि क्या लास्ट ईयर के ITGCs, IT जनरल कंट्रोल इफेक्टिव थे या नहीं थे। तो मैं बोलूँगा मुझे कैसे पता, वो बोलेगा मैनेजमेंट लेटर लो मैनेजमेंट से, कवर लेटर लो, बोर्ड लेटर लो मैनेजमेंट से, 2 चार्ज विद गवर्नेंस का जो लिखा गया है उसमें अगर ऐसा कुछ होगा तो कम्युनिकेशन होगी ना, सामने आ जाएगी। तो मैंने कहा वो कम्युनिकेशन ले लो, बात समझ आई? तो हम उस पर फिर उसको जवाब देते हैं कि भाई कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, फिर वो उसके आगे की बात करता है, वरना तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। अच्छा फिर चलो सही है, उसने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ लिया, तो क्या फिर ये प्लानिंग फेज, देखो प्लानिंग के अंदर तो आपको नहीं पता होता ना कि कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे, पर हाँ एक चीज़ तुम लोगों को सिखानी है। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो ना, रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो, तो प्लानिंग के अंदर मेरी EY के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप देखें कौन कौन से हेड सिग्निफिकेंट हेड हैं जो TE से ऊपर होते हैं, टॉलरेबल एरर से, यानी जो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ऊपर होते हैं। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मुझे मेरा EY की गाइडलाइन क्या कहती है, जो स्टैंडर्ड भी ये कहता है, दोनों अलाइंड है। वो कहता है देखो इस लाइन आइटम के अंदर
कौन कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो इस अकाउंट हेड को हिट कर रही हैं। फिर बोलता है डॉक्यूमेंट करो कि उस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, और फिर जाके उसको टेस्ट करो। अच्छा एक चीज थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ रहा हूं। जब मैंने क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन देखी, यहां पे भी लिखी थी मैंने डिपॉजिट्स की, क्या डिपॉजिट पे मैंने कंट्रोल देखे नहीं देखे? देखे। डिपॉजिट करने पे कंट्रोल देखे मैंने। सिर्फ सुनो, जैसे डिपॉजिट पे कंट्रोल देखे मैंने, तो पहले बोलता है जो तुमने कंट्रोल डॉक्यूमेंट किए हैं पूछ पूछ के, उसका मैनुअल देख देख के देखो क्या वो डिजाइन सही हुए हुए हैं। अच्छा डिजाइन सही नहीं हुए हुए तो टेस्ट करेंगे? टेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डिजाइन ही फाड़ेगा भाई। डिजाइन ही अगर गलत हुए मैं तो टेस्ट भी तो नहीं करूंगा ना। तो पहले स्टेप में वो कहते हैं डिजाइन सही है तो तुम आगे बढ़ोगे। तो ये जैसे बच्चे ने पूछा ना मुझसे कि सर प्लानिंग का पार्ट है, यस डिजाइन हो गया, अब आप किस पे जाएंगे? टेस्ट पे। अच्छा जहां पे डिजाइन खराब है वहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है या वैसे ही ज्यादा हो जाता है? वैसे ही ज्यादा हो जाता है। टेस्टिंग तो बात की बात है। अच्छा चलो आपने कहा डिजाइन सही है, मैंने कंट्रोल्स को टेस्ट किया। जब कंट्रोल को टेस्ट करने लगा तो मुझे पता लगा उसमें से कुछ कंट्रोल्स फाड़े गए। अच्छा जो कंट्रोल्स फाड़े गए वो ऐसे हैं जिसको मैं देख के ऑडिट कर सकता हूं, तो मैं पूरा ऑडिट तो फेल नहीं करूंगा ना। पहले तो बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, फिर हमने उसको टेस्ट किया। टेस्टिंग करके मुझे पता लगा कि यार कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो उसका नतीजा फिर ये होता है कि आप जब सब्सटेंटिव करेंगे तो उसमें आपका जो सैंपल आएगा वो कम आएगा, क्योंकि आप भी मतलब माशाल्लाह फर्म में अपने सैम्पलिंग टूल्स यूज़ करते हैं। उसमें वो आपसे पूछता है कि आर यू रिलाइंग ऑन कंट्रोल्स और नॉट। इफ़ यू मार्क इट एज अ येस तो आपका जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपका सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट निकाल के देता है वो सैम्पलिंग साइज क्या होता है? कम होता है। पहले बताओ ओवरऑल स्टडी समझ आई, हाउ इट इज ड्रिवन, रिस्क असेसमेंट, डिजाइन, टेस्टिंग, फिर सैम्पलिंग, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा चलो एक बात, तुम्हें टेस्टिंग करते वक्त तुमने कोई लेट से 120 ब्रांचेस सेलेक्ट की, कितनी? 120। तुम्हें सिर्फ 2 ब्रांचेस के अंदर ये दिखा के किसी 2 दिन के अंदर, क्योंकि मल्टीपल डेज की तुम चेक करते हो ना कि भाई 365 दिन ही रिकॉर्ड बनी होगी, यानी वीकेंड्स को हटा दो अगर तो और दिन कम कर लो आगे। तुम्हें किसी 2 ब्रांचेस में पता लगा कि रिकॉर्ड नहीं बनी थी सही, तो क्या तुम अपने जो कंक्लूजन है वो फेल कर दोगे? नहीं। तुम देखते हो डेविएशन, अगर तुमने बचपन में सीखा था मुझसे डेविएशन, तो देखते हो कंट्रोल डेविएशन तुम्हारे विद इन एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है लेट इट बी, जाने दो, एक अनॉमली है, हो गई। पर फर्क क्या होगा, फिर तुम उस ब्रांचेस पे ज़्यादा फोकस कर लोगे कि उस ब्रांचेस के डिपॉजिट तो हिले हुए नहीं है। अच्छा बाकियों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। तो दिस इज हाउ इट इज स्ट्रेटजी इज ड्रिवन। तो आई होप आपको थोड़ा सा रिकैप हुआ होगा कि हमने जब बचपन में कंट्रोल सीखे थे वो अब रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहे हैं बैंकिंग के ऊपर। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है जानी? आगे चलें, एडवांसेस पे पहुँचें, चलते हैं, आ जाएं जी। फिर मैंने कहा कि सर जब आप एडवांसेस की बात करते हैं तो एडवांसेस के लिए बैंक जब किसी को लोन देता है तो बैंक एक एंट्री बनाता है, एडवांसेस डेबिट कैश क्रेडिट। या एक और चीज सिखाऊं, डिपॉजिट अकाउंट, उसका अलग अकाउंट बनता है ना, उसके पैसे वहीं डालोगे ना, हाथ में तो नहीं दोगे कैश, उसको बोलोगे अकाउंट खुलता हूं उसमें डालो, वहां से निकालना, और जैसे ही निकालेगा डेबिट और बैंक। अच्छा अब यहां पे सुनना है वापस, जैसे ही वो पैसे निकालेगा तो उस पर कंट्रोल्स हैं? नहीं, पैसे निकालने पे कंट्रोल्स हैं, कहां देखे अभी? बोले क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यही तो सिखा रहा हूं, हर एक ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए। हम ऑब्वियसली मुझे पता है कि बच्चे इस एंगल से देखते नहीं हैं, क्योंकि अनटिल यू विल बिकम अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, तो आपका विजन अच्छा होना चाहिए। ऐसे भी देखिए मैंने कि जो हो गए प्रमोट बट दे डोंट नो कि फ्लो क्या है। तो आप ये देखो कैसा चल रहा है, डिपॉजिट पे फिर पकड़ा हुआ है मैंने कंट्रोल। तो किसी भी रंगो नस्ल की ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट में, उस पर क्या होना चाहिए? कंट्रोल। तो मैंने आपको पहले बताया ना, क्लास समझो, यहाँ तक साथ हैं? चलें, डिपॉजिट पे तो कंट्रोल आ गए। अब मुसीबत ये है एडवांस, अब नया हेड है, नया अकाउंट हेड है, एग्रीड? चलें, मुझे लगता है अगर तुम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नॉर्मल रिसीवेबल्स भी होते हैं, तो आपका पहले रिस्क ये होता है ना, ताकि आपके लिए आसान बना दूं, कि मैं किसी ऐसे बंदे को माल उधार पे ना बेचूं जो कि क्रेडिट वर्दी ना हो, एग्रीड?
तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ऑनलाइन वालों और आप भी कि क्या मेरा मकसद यही है कि मैं उस बंदे को पैसे दूं जो कि मुझे वापस भी मिल जाए। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, देखो ECL कहा है एक बच्चे ने, बहुत आगे की बात है, बहुत ECL तो लगता है बचे कुचे पे। ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने ये भी किया हुआ है, ये देखो पूरी एजिंग लगा के आया हूँ, ये तुम्हें सिखाऊंगा मैं कि कैसे ECL की वेरिफिकेशन होती है, जो अच्छे खासों को नहीं पता होती है। क्योंकि मैंने तो खैर EY में रहते हुए, फैज में रहते हुए बहुत सारे बैंक्स पे अप्लाई करवाया, तो मुझे तो जितना आइडिया है वो तुम्हारी सोच है, मुझे पता है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। और ये देखो नीचे पूरी पीरियोडिक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हुई है मैंने, और फिर मैंने आपको बताया कि कंट्रोल क्या लगाएगा बैंक और हम सब्सटेंटिव क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हें किसी किताब में सब्सटेंटिव नहीं मिलेंगे, इस पर छान लेना, नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें समझ भी नहीं होगी, मिल भी जाए तब भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे। तो उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, इसलिए ये क्लास है आज की। चलें एनीवेज, यहाँ तक हम साथ हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आपने मुझे कहा कि सर पहला मेरा मकसद ये है कि मैं पैसे उसको दूं जो मुझे पैसे, ECL तो बचे कुचे पे होता है, अभी तो मैं देते वक्त मोहतात हूं। अच्छा, अगर मैं देते वक्त ही मोहतात हो जाऊंगा तो मेरा ECL भी क्या आएगा, चार्ज कम आएगा ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कम आएंगे मेरे। ओके, तो ये बात समझ आनी चाहिए, वो जीरो नहीं कम आएगा, क्योंकि 12 महीने के क्रेडिट लॉसेस आप बुक करते हैं, वो आगे सिखाता हूँ, अभी एक एक करके लेके चलता हूँ। अगेन पहला मकसद क्या है, ऐसे बंदे को एडवांस दे जो मुझे वापस भी कर पाए। तो उसके लिए कुछ इक़्तिदामात होंगे, कंट्रोल्स होंगे, उसको मुझे असेस करना है, देखना है। अच्छा, कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की, और उसको समझने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑडिटर की। डिज़ाइन भी, ऑपरेटिंग भी। चलें जी, ये बात समझ आती है। आगे हमने कहा, ये देखें, सबसे पहला रिस्क ये होता है किसी भी इदारे का कि लोन गिवन टू अनक्रेडिट वर्दी कस्टमर। आगे क्या लिखा हुआ है, लोन शुड बी गिवन टू, ये मकसद होता है ना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, किसी भी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात सिखा पाऊँ, क्या मैं ये लिख दूँ यहाँ पे कि ये मेरी ऑल टुगेदर वैल्यूएशन असर्शन के लिए, कि मेरी वैल्यूएशन सही हो। क्योंकि किसी बैंक में अगर तुम ये कंट्रोल्स नहीं देखो ना, तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा। तुम क्या बोलोगे पता है, कि इसके एडवांसेस की रिकवरी मुश्किल है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ ECL है और ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस है। पर क्या ये तुम किसी इन्वायरमेंट में हुए गए इवेंट की वजह से कह रहे हो कि कहीं सैलाब आ गया था, या इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से? वो अलग बात है। तुम कभी देखो कि किसी बैंक ने एक स्पेसिफिक रीजन में दिए हुए, वहाँ पे सैलाब आ गया, वहाँ पे कोई ऐसी नागानी आफत आ गई, तो तुम्हारा पहले ही रिस्क आता है कि भाई उस पोर्टफोलियो को अलग करो, उसको बैड करो, वहाँ पे रिकवरी के चांसेस। क्यों कह रहे हो ऐसा? इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से, बाहर से पता लगा है। पर इस केस के अंदर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये तुम्हें इन्वायरमेंट से पता लगा या इंटरनली? क्या समझ के? इंटरनल कंट्रोल्स। तो अभी तो वो कहता है ना रिस्क असेसमेंट 315, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स, ये तीनों चीजें पॉपुलेट होकर तुम्हें रिस्क निकाल के देंगी, ताकि तुम्हारा फोकस डायरेक्शनल हो जाए। एग्रीड? चलें जी। सर रिसीवेबल और मोहतात हुए तो सेल भी तो गिर जाएगी ना, यहाँ पे सेल हो रही है या इसका बिजनेस ही एडवांसेस देना है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बैंक खोल के बैठा हुआ हूँ और मैं बोल रहा हूँ आ जाओ जी, ये लो पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, तो वो कभी वापस ही, अच्छा वापस नहीं आएंगे तो मेरी इनकम भी रिकॉर्ड नहीं होगी, सबका सब बैड डेट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपने जो सामने वाले बंदे को लोन देना होता है, देख के देना होता है क्या वो वापस करेगा। इसकी बेसिक दोस्त की एग्जांपल ले लो ना, अगर किसी दोस्त को भी उधार दोगे तो क्या उसकी हालत देख के दोगे? एक दोस्त ने बोला जो फर्म में है, जिसकी स्टाइपेंड 20,000 रुपये, तो वो क्या बोलेगा, यार जानी मुझे 5,000 देता है, मैं तेरे को दे दूंगा। तुम बोलोगे हाँ यार दे देगा इसकी लिमिट में। वो बोल रहा है यार जानी एक अर्जेंट काम आ गया, 2.5 लाख रुपये चाहिए, तो तुम भी बोलोगे यार जानी मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? होंगे तब भी नहीं दोगे। रीज़न वापसी करने का इशू है ना। तो तुम बीइंग अ बैंक ये कैसे कह सकते हो कि यार मैं पैसे दे दूंगा और मुझे आ भी जाएंगे? तो ये तो फिर गलत बात हो गई ना। तो क्या किसी भी बैंकिंग ऑपरेशंस को क्या अपने रिसीवेबल्स को, अपने एडवांसेस को देख के देना चाहिए? यस। चलें जी, अब सबसे पहले मैं एक एक करके सिखाता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक साथ हैं जानी, जल्दी से बताओ। हाँ जी, वेरी गुड यार, बेहतरीन। चलें आगे। मैंने कहा सबसे पहले ECIB रिपोर्ट इज चेक्ड। अब जो बच्चे बैंकिंग कर रहे हैं या इन्होंने ये हेड नहीं किया,
ये बताता हूँ, ये होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पोर्टल पे होती है, हर बैंक के लिए अवेलेबल होती है, हर बैंक के लिए। अच्छा सर, लेकिन अगर प्रोजेक्टेड स्टेबिलिटी की बेसिस पर नहीं दे सकते, वही आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं अभी देखते हैं। अच्छा देखो, बैंक दो चीज़ें देखता है, एक तो करंट हालात और फ्यूचर प्रोजेक्शंस, वो सब कंट्रोल्स में शामिल है। जैसे अगर आज मैं बैंक के पास लोन लेने जाऊंगा ना, मेरी ECIB रिपोर्ट निकाली जाएगी कि आज तक आकाश ने किस किस बैंक से लोन लिया और आज तक कोई डिफ़ॉल्ट किया या। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मतलब पता है क्या होता है? ड्यू डेट गुजरने के बाद। फॉर एग्जांपल, मैंने लोन लिया और मेरी पहली ड्यू डेट थी 30 जून, और मैंने 30 जून के बाद कोई अगस्त में जाके पैसे दिए, तो ECIB रिपोर्ट में ब्रीच 1 आ रहा होगा कि ये यूजुअली पेमेंट करने में। अच्छा, वो भी उसमें रिपोर्ट आ रही होगी कि इसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, दे दिए पर डिले से दिए, फिर ये भी लिखा होता है कि डिफ़ॉल्टर है, पैसे नहीं दिए इसने, हाँ 30 डेज ओवर ड्यू, 90 डेज, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुने आगे, किसी भी बैंक के पास ये एक्सेस होता है और बैंक को ये भी पता होता है इसने आज तक किस किस से कितने कितने लोन लिए हुए हैं। अच्छा, ये क्या बैंक को पता होना लाजमी है? सामने वाला अगर नहीं भी पता तब भी पता लग जाएगा। कहाँ से? ECIB रिपोर्ट से। पहले बताओ, बात समझ आती है? ये रिपोर्ट हर एक इंडिविजुअल की होती है जिसने लोन लिया हुआ है आज तक, क्योंकि होता क्या है, बैंक्स को ये हुक्म है कि जब भी आपसे कोई लोन ले उसको आप इमीडिएटली पोर्टल पे अपडेट करें, और हर मंथली आप वही चीज़, वही रिपोर्टिंग किसको करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको रैपिडली क्या करेगा? अपडेट करेगा हर एक बंदे के आगे। बात समझ आती है? यस सर, इवन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स लोन्स को भी पता होते हैं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैं खुद इजी पैसा का ऑडिटर रह चुका हूँ, क्योंकि अब वो इजी पैसा बैंक बन चुका है, क्योंकि अब वो उसके पास एक जो है DRB का लाइसेंस आ गया है। पर यू बैंक भी मैं करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक आपकी एक रिपोर्ट होती है जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहलाती है, ECIB, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट, ECIB। सही है जी। ये रिपोर्ट आपकी किसी भी बैंक की हर एक पोर्टल पे मौजूद होती है। ये किस लिए यूज होती है जल्दी बताओ? कि कस्टमर कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है, उसने आज तक कितना कितना लोन लिया हुआ है। पहले बताओ, यहाँ तक साथ हैं? अगर ये नहीं हो तो मैं आज एक बैंक से लोन लूँ, दूसरे से लूँ, तीसरे से लूँ और डिफॉल्ट कर जाऊँ। बात समझ आती है? आगे सुने, मुझे बताओ, क्या ये एक इफेक्टिव कंट्रोल है बिफोर लोन? ये आपको सेव करेगा ना, ये आपको सेव करेगा। यस, ये आपको सेव करेगा कि क्या वो पैसे दे पाएगा भी या नहीं दे पाएगा। पहला तो ये हो गया, चलें हमने कहा इसको हम मार्क कर लेते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल बंदा लेने जा रहा है लोन, एक इंडिविजुअल आदमी, नॉट कंपनी, उसका डेट बर्डन रेशियो कैलकुलेट होता है। अच्छा, डेट बर्डन रेशियो क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा आपकी सैलरी क्या है, तो आपकी पे स्लिप मांगूंगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगूंगा, और ये देखूंगा कि आपके अखराजात कितने हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह। मैं देखूंगा 1 लाख रुपए सैलरी है, 40-50 हज़ार रुपये बिजली का बिल है, और बाकी ग्रॉसरीज निकाल के इसके बाद 30 हज़ार बचते हैं, तो आपको बर्डन उतना दिया जाएगा जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ। आपको लोन भी औकात के हिसाब से दिया जाएगा ताकि आप डिफ़ॉल्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो मेरे पास रिमेनिंग बच गया, मैं क्या करूँगा? उसकी इंस्टॉलमेंट बना दूंगा और मैं देखूंगा इसको मैक्सिमम लिमिट कितनी दे सकता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर ये डेट बर्डन रेशियो कैलकुलेट ना करूँ तो क्या होगा? हाँ, तो वो मेरे ख्याल से अपने डेट के बर्डन के तले दब के आपको पैसे वापस, तो अल्टीमेटली वो बैड डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले बताओ, क्या ये बात समझ आती है कि आपने डेट बर्डन रेशियो कैलकुलेट करना है? आपसे मुराद यहाँ पे बैंक है। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी, फर्म पे स्लिप, मंथली एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ कोलेट्रल। अच्छा, वो सामने वाला बंदा आया, वो बोला यार मुझे ना गोल्ड लोन चाहिए, मैं अपना सोना आपके पास रखवाता हूँ, गोल्ड रखवाता हूँ आपके पास, तो क्या वो गोल्ड जेन्युइन है या नहीं है, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए? खुद करेंगे किसी सुनार से? तो जब मैं बैंक्स की ऑडिट करता हूँ ना, उनके पास शॉफ अवेलेबल होते हैं उनके पैनल के ऊपर, वो गोल्ड शॉफ के पास जाता है, वो शॉफ उसकी वैल्यूएशन करके देता है, उस पर अपने साइन करता है और फिर लॉक हो जाता है वो, और वो एज अ कोलेट्रल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। क्यों? ये अगर ये वैल्यूएशन ना हो, तुम मुझे बताओ, ये वैल्यूएशन ना हो तो क्या कल को वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या ये पैसे में मुझे मिल पाएंगे? ये भी डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो ये कोलेट्रल की वैल्यूएशन होनी चाहिए। अब इसके बरक्स तुम किसी कंपनी का सोचो, फोकस होकर सुनना, इसके बरक्स आप किसी कंपनी का सोचें, कंपनी क्या गोल्ड रखवाएगी या अपनी बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह, एसेट्स, तो क्या उसकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो वो नीचे आ रहा, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके होने चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ कोलेटरल होनी चाहिए और इवैल्यूएशन ऑफ क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्शंस क्यों देख रहे हैं, प्रोजेक्शंस क्यों देख रहे हैं? नहीं, अब प्रोजेक्शन इसलिए देख रहे हो कि आगे की उसकी जो एक्सपेक्टेड कमाई है वो कितनी है, आगे के कैश फ्लोज कैसे होंगे, बात समझ आ रही है? तो इंडिविजुअल के केस में उसकी सैलरी को देख के बताया जाता है, इसके केस में इसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देख के बताया जाता है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल ये है, जब कोई बंदा प्रोजेक्शंस लेके आएगा, कोई भी कंपनी प्रोजेक्शन लेके आएगी, क्या कोई बैंक उस पर एतमाद ऐसे ही कर लेगा, या वो प्रोजेक्शन ऑडिटेड होनी चाहिए? चलें, सवाल है तुमसे, तुम लोगों ने ऑडिट का कोर्स किया हुआ है ना, तो प्रोजेक्शन अगर ऑडिट होती है तो वो आइजा 700 के तहत ऑडिट होती है, 800 के तहत होती है, या 2410 के तहत, 2400 के तहत? कौन सा आइजा का नाम है? आइए सारी कौन से? हाँ जी, जल्दी से। ऑब्वियसली आपको नाम याद नहीं होना चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड है जो मैंने कराया है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एश्योरेंस देते हैं आप, ऐसा है प्रोस्पेक्टिव एफएस पे, तो वो यहाँ काम आता है, वो जाता है। तो फिर आप उस एंगल से सोचते हो, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको जगाता रहूं, मैं आपको बोलता रहूं कि वो भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, एग्रीड? तो फिर आप उस एंगल में, अच्छा फॉर एग्जांपल अब वो जिस फर्म को भी हायर करेगा उसके लिए, तो फिर वो स्टैंडर्ड वो वाला फॉलो करेगा। तो हो सकता है आपको सवाल ऐसा है, जो कि आए हुए भी हैं पास पेपर में, कि आपको एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करोगे। एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर ड्यू डिलिजेंस वही तो होती है, ड्यू डिलिजेंस वही होती है कि उसने क्या अजम्पशंस का जो चुनाव किया है वो सही किया है या नहीं किया, क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को सही इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है। कॉरेस्पॉन्डिंग समझ आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें घूम रही हैं यहाँ पे, कि उसका एंगल अलग है, हमारा एंगल अलग है, कि हम बैंक बन के सोच रहे हैं। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी से। प्रोजेक्शंस की इवैल्यूएशन, तो वो जाहिर सी बात है पीएफआई होगा, और वो क्या होना चाहिए, वेरीफाइड बाय, या उसको हम एक और नाम देते थे, याद आ रहा है? अभी आते हैं उस पर, आहिस्ता 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 पूरी ऑडिट की दुनिया घूमेंगे, तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह अच्छी। आगे फिर वो कह रहा है क्रेडिट लिमिट शुड बी असाइंड विद द डिफरेंट हायरार्कीज। भाई अगर मुझे 2 लाख का लोन अप्रूव करना है तो ब्रांच मैनेजर दे सकता है, 10 लाख का देना है तो ये कर सकता है, मतलब उससे भी ऊपर जाना है तो एक हायरार्की सेट होगी। ये क्यों हुई हुई है? ताकि किसी भी बंदे को उसकी औकात से ऊपर लोन ना मिले, एक हायरार्की सेट कर लो। अच्छा क्या अभी लोन चला गया या अभी इवैल्यूएशन हो रही है? और तुम मुझे खुद बताओ, जब इवैल्यूएशन हो जाएगी तब हम देख पाएंगे कि क्या हम लोन सही दे रहे हैं यानी। अब तुमसे एक मैं बात पूछता हूँ कोई भी बैंक, तुमने बिल्डिंग गिरवी रखवाई, उस बिल्डिंग की वैल्यू है 10 बिलियन, सही 10 बिलियन हो सकती है, प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत सारी रखवा दी तुमने, क्या तुम्हें लोन वो बैंक 10 बिलियन से ऊपर का दे सकता है? नहीं देगा। क्यों? क्यों? यस तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बैंक अपना मार्जिन रखते हैं कि यार कल को ये नहीं दे पाया तो उसका सूद भी तो रिकवर करना है, तो वो पूरी एनालिसिस होते हैं। और ऐसे मैंने कुछ बैंक्स देखे जिसमें उन्होंने गलती की थी, तो हमने फिर ये बोर्ड को बताया था कि भाईजान मतलब ये तो सूद लग लग के वो तो उससे ऊपर निकल जाता है, आप तो एक्सपोज टू रिस्क हैं, आप तो एक्सपोज टू। मैंने बताऊं क्यों? फिर डायरेक्टर ने पूछा भी मीटिंग में कि हाउ वी आर एक्सपोज टू दिस, बिकॉज वी हैव कवर्ड। मैंने कहा यू आर कवर्ड बट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल ओनली, इफ यू एड अप द इंटरेस्ट इट गोज बियॉन्ड योर कोलेट्रल। तो मैंने कहा इससे होगा क्या? मैंने कहा इससे होगा ये आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आएगा, क्योंकि जो कोलेट्रलाइज होता है वो तो आपका जो एक्सपोजर है वो जीरो हो गया ना, उस पर तो आपको कोई भी चार्ज बुक ही नहीं करना, कोई बैड डेट ही नहीं बुक करना। बैड डेट किस पे आ रहा था? ऊपर वाले पे। तो मैंने कहा अपनी मैनेजमेंट से पूछे ना, आपकी मैनेजमेंट आपको बताएगी जो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो उस पर भी ECL है, जबकि ये कहीं मैंने देखा नहीं है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो ये एक अलार्मिंग बात होती है। अगेन ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लग रही हैं? जब आपने कंट्रोल्स का जायजा लिया। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? जल्दी से। अभी लोन दिया नहीं है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोन देने के लिए क्या कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि असेसमेंट प्रॉपर हो पाए। आगे देखें, फिर हमने कहा अमाउंट इज नॉट अलाउड टू बी क्रेडिटेड अनलेस इट इज अप्रूव बाय द, ये एलिमेंट कहाँ से आ गया भाई?
ये मैंने रेलेवेंट अथॉरिटी, सही है। होता क्या है, आपको पता है ना, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो आपके अकाउंट में पैसे गिरते हैं आके, तो वो पैसे गिर ही नहीं सकते जब तक हेड ऑफ क्रेडिट उसको ओके करे। हेड ऑफ क्रेडिट पता है क्या करेगा, सुनना मेरे बच्चों, हेड ऑफ जो आपका रिकवरी ऑफिसर तो नहीं कह सकते, क्रेडिट कह सकते हैं। हेड ऑफ क्रेडिट क्या करेगा पता है, वो करेगा ये, वो देखेगा अच्छा इसकी क्रेडिट इवैल्यूएशन हो चुकी है, इसकी प्रोजेक्शंस आ चुकी हैं, सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं, फिर वो बटन दबाएगा। जैसे ही बटन दबाएगा उस आपके पैसे आपको डिसबर्स हो जाएंगे आपके अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताओ डिसबर्समेंट की? डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट और एडवांस डेबिट। डिसबर्स हो गया ना, तो डिपॉजिट अकाउंट, तो कैश कहाँ गया? कैश तो अभी बैंक से निकला नहीं है। ये बड़ी लाजमी चीज़ है कि आपको क्लास समझ आनी चाहिए ट्रांजैक्शन की। कैश अभी हिट ही नहीं हुआ, कैश कब हिट होगा? जब वो विड्रॉ करेगा। अभी भी बैंक में पैसा है, पर देखो हमने पाबंदी कैसे लगाई है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है पैसा निकालने का जब तक हेड ऑफ क्रेडिट उसको अप्रूव ना करे। पहले बताओ आपको क्या लोन देने के ऊपर कंट्रोल समझ आते हैं बैंकिंग के? चलें ये बात समझ आती है। अब मेरा दूसरा रिस्क ये है कि जो मैंने लोन दिए हैं, रिकवरी तो दूर की बात है, देने की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो डिसाइड कर लिया देना नहीं देना, वो पार हो गया। अब जो मैंने लोन दिए हैं क्या वो सही पीरियड में रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए? इससे दो असर्शंस केटर हो रही हैं। और अच्छा, कंप्लीटनेस और कट ऑफ इसलिए मेरे बच्चों क्योंकि अगर मैंने लोन डिसबर्स कर दिया वो सही पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुए तो मेरी लोन बुक, मेरे एडवांसेस कम दिखेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली कम दिखेंगे, और गलत पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो कितने मसले हैं? दो। इस चीज़ को केटर करने के लिए बैंक फिर कंट्रोल लगाएगा। आओ देखते हैं। लोन सिस्टम इज लिंक्ड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑटोमेटिकली अपडेट्स द लेजर। बैंक्स में होता क्या है, बैंक का एक सिस्टम है जो लोन बुक होती है, जिसमें एक बंदे का हिसाब किताब चल रहा होता है, और वो पूरी ट्रांजैक्शन डे एंड की उड़ के जीएल में आती है। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? अगर आप कभी इंशाल्लाह जब अभी सीखेंगे मुझसे और जब जाएंगे आगे ऑडिट करने तो आपको पता लगेगा, पूछना क्लाइंट से कि यार जो बैंकिंग बुक होती है उसका सॉफ्टवेयर अलग है, और जिस पे एफएस बनते हैं उसका सॉफ्टवेयर, वो सैप होता है, ऑरेकल होता है, वो वहाँ से उठ के वो इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर वो इंटीग्रेटेड हैं तो दिन के आखिर में जितने भी लोन डिसबर्स हुए हैं वो सब के सब उड़ के एंट्री खुद ब खुद वहाँ पार हो जाती है। तो अगर ऐसा सिस्टम हो तो क्या वो रिस्क को केटर कर देगा? हाँ या नहीं? क्यों कर देगा? कैसे केटर कर देगा जल्दी बताओ? क्योंकि इस तरह डायरेक्ट एंट्री पार हो जाएगी, कोई मैनुअल इंटरवेंशन, यानी एक बंदे ने ऐसे ही क्लिक किया उसके डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट हुए, एडवांस डेबिट हुआ, ये एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी। अच्छा, वैसे एंट्री, बेसिक एंट्री कहाँ बनती है? लोन सिस्टम में। लोन सिस्टम से कहाँ आता है ये? फाइनेंशियल सिस्टम में। तो हमने कहा अगर दोनों इंटीग्रेटेड हैं तो फिर आपको कुछ करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्या इसको टेस्ट नहीं करोगे? करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? इवैल्यूएशन कर रहे हैं डिज़ाइन की, क्या डिज़ाइन सही हुए हुए हैं या? अच्छा, अगर ये गायब कर दूं तो आपका हमेशा एक रिस्क रहेगा कि लोन बुक आपकी कंप्लीट नहीं है। तो पता है मैं ऑडिट में क्या करता हूं? मैं बच्चों को बोलता हूं एक काम करो, हर महीने की एंड की लोन बुक उठाओ और जीएल उठाओ, देखो आपस में मैच हो रहे हैं। तो मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? मुझे कैसे पता मैं नजूमी हूँ यहाँ मसला होगा या कंट्रोल गायब है? तो कंट्रोल गायब है तो मैं टारगेटेड ऑडिट कर रहा हूँ ना। मैं बिला वजह वो फजूल ऑडिट तो नहीं कर रहा, मैंने लिया और सैंपल पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। भाई ये फजूल ऑडिट है। आपको असल ऑडिट करना, आप क्या करें? कंट्रोल्स पे काम करें। जहाँ पे कंट्रोल गायब है वहाँ पे मसला है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था, मैंने बोला भाई 12 महीने की आप रिपोर्ट्स लें, लोन बुक लें और देखें लोन बुक के अंदर जो बैलेंस आ रहा है क्या वो जीएल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे रिस्क किसका था? वैल्यूएशन का या कंप्लीटनेस का? तो मैंने काम भी कंप्लीटनेस पे किया, फोकस होके किया। बाकियों पे करूंगा पर फोकस यहाँ पे आ जाएगा मेरा। पहले बता, बात समझ आती है? नहीं नहीं नहीं, देखो आपका सवाल ये कि सर डमी एंट्री भी तो हो सकती है। डमी एंट्री कहाँ हो सकती है? नहीं नहीं, एक मिनट, देखो अब सवाल क्या आया। इन्होंने कहा पार्क करते हुए मैच नहीं हो, उस पर कंट्रोल लगाया ना कि क्रेडिट ऑफिसर ओके ही नहीं करेगा जब तक सारी चीज़ें पूरी। तो ये सवाल ना है इसलिए तो ये किया है। देखो ऐसे ही थोड़ी ना बैंकिंग सिस्टम चलता है। ये तो मैंने खुद लिखे हैं कंट्रोल्स बैठ के कल रात को, कि जो मैंने देखे हैं। देखो भाई सवाल क्या आया, सुनना आप लोग भी। सवाल ये आया कि सर ये बताएं कि तो कोई डमी एंट्री भी कर सकता है। भाई वो तो पाबंदी लगा दी ना, वो तो हो ही नहीं सकती है। मेरा मकसद क्या है कि जो लोन बुक है
वही जीएल में आनी चाहिए, क्योंकि तुम ऑडिट किसका कर रहे हो, लोन बुक का, जीएल्स का, एफएस का ऑडिट कर रहे हो, तो तुम्हारा मकसद है कि वहां से उठ के यहाँ आनी चाहिए। तो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन इट। क्लियर है? आगे फिर मैंने कहा चलो अगर एक गुर्बत ज़दा बैंक है, जो कि होना नहीं चाहिए, बैंक होता है, बिलियंस के प्रॉफिट होते हैं, क्रेडिट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर रिव्यू करता है अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर एंड द अमाउंट बिफोर प्रोसेसिंग द डिसबर्समेंट। यानी अगर मैं ये सारी चीज़ें मॉनिटर करूंगा तो क्या मेरी चीज़ सही अमाउंट के साथ सही पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगी। एक बंदे को बिठा दिया, फिर देखो रिकन्सिलिएशन बनती है बिटवीन द एक्स वाई, बनाता है एक्स वाई डी इंडिविजुअल बिटवीन द लोन बुक एंड द, अच्छा पहले वाली केस में क्यों नहीं बनाई थी? इंटीग्रेटेड था, ऑटोमेटिक था। जब इंटीग्रेटेड नहीं है तो क्या करें, मैनुअल होगा। अच्छा किसी इदारे में ये भी होता है और ये भी होता है, इवन दो ऑटोमेटिक है पर ग्लिच आ सकता है ना, तो उसको केटर करने के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं। तो सर पहले मैंने जो एक और रिकॉर्ड बताई थी वो डिपॉजिट पे बताई थी, तो वो अपनी जगह गलत थी या वो सही थी? वो डिपॉजिट पे थी, ये किस पे है? तो सर अप्रूवल नहीं, इनकरेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होने पे या कंप्लीटली रिकॉर्ड ना होने पे। मुझे बताओ अगर एक बंदा कंपेयर कर रहा है तो वहाँ से डिफरेंसेस उठ के सामने आ जाते हैं, ऐसा है? तो डिफरेंसेस उठ के सामने आएंगे तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी लोन बुक कंप्लीट नहीं है। अच्छा यहाँ मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर गरीब बैंक। देखो मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल तो गरीब हो या अमीर बैंक को कहीं भी आ सकता है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल एक प्रिज्यूम रिस्क है, वो तो हर बैंक में हर कंपनी में होता ही होता है। उसके लिए आप जेई टेस्टिंग करते हैं, ऐसा ही है ना, वो भी करते हैं आगे फ्रॉड के चैप्टर में। पहले बताओ अली बात क्लियर है जानी, जल्दी बताओ, क्लैरिटी है, ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। एग्रीड बच्चों, जल्दी बताओ, यहां तक साथ हैं हम, यहां तक क्लैरिटी है, जल्दी बताओ। बेहतरीन हो गया। आगे फिर हमने कहा मंथली रिव्यू परफॉर्म करती है सीनियर मैनेजमेंट, जिसपे वो सवाल जवाब करती है कि भाई ये लोन बुक क्यों इतनी कम है। तो हो सकता है कि जब वो सवाल करे मंथली, देखो एक खौफ होता है ना कि यार मुझसे सीनियर मैनेजमेंट पूछेगी और मेरे पास अगर डेटा सही नहीं हुआ तो मैं तो मारा जाऊंगा वहाँ पे। तो क्या एक ये गवर्नेंस प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा है बड़े बैंक्स में होता ये है कि हर हफ्ते मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग होती है। होता क्या है, सीएफओ बुलाता है और सीईओ बुलाता है, बोलता है हमें प्रेजेंट करो कि पूरा महीने तुमने क्या बिजनेस किया है। तो पूरे महीने के मुताबिक अगर इस महीने का जो एडवांसेस का बैलेंस है वो कम हो या उतने से इंक्रीज होता हुआ नहीं देखे जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो बोलेगा भाई ये क्यों नहीं है। तो जब वो इंक्वायरी करेगा तो लोग फिर जाएंगे नीचे और देखेंगे कि भाई क्या हुआ ये, तो क्या वहाँ से भी ये चीज़ पकड़ में आ जाती है। तो कहने का मतलब है जब गवर्नेंस प्रोसेस को अच्छा रखोगे वो भी आपको हेल्प करता है कि आपकी जो चीज़ इनकम्प्लीट है वो रिकॉर्ड हो जाए। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि लोन बुक पूरी नहीं होती, वो बाद में जाके पूरी होती, तो एक खौफ रहता है। इसको मैं आपको बताऊं, ये कौन सा कंट्रोल है, इसको आप दो चीज़ों में कर सकते हो। ये आपका एक टेक्निकली कौन सा कंट्रोल है, जनरल कंट्रोल, क्योंकि जब एक इफेक्टिव ओवरसाइट होगी मैनेजमेंट की तो वो डिपॉजिट्स पे भी होगी, एडवांसेस पे भी होगी, इनकम्स पे भी होगी, सब पे होगी। तो ये जनरल कंट्रोल कहलाता है। क्या एक जगह है, हर जगह है। तो जनरल कंट्रोल जो हमने बचपन में सीखा हुआ है, क्लियर है। आगे फिर वो कहता है एक कंट्रोल लगाया हुआ होता है कि कस्टमर की स्टेटमेंट्स उसको ईमेल की जाती है और नोटिफिकेशन भेजा जाता है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लोन दे दिया, उसके पास नोटिफिकेशन नहीं गया, क्या वो चिल्लाएगा, क्या बोलेगा, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अच्छा और जिसको नहीं देने चाहिए उसके पास चलेगा तब भी सामने आ जाएगा, बोलेगा भाई यार मेरे को क्यों पैसे दे दो, मैंने तो लोन लिया ही नहीं है। तो क्या नोटिफिकेशन एक्ट करता है ऐसे कि आपकी जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें वो पूरी हो जाएंगी। नोटिफिकेशंस कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, आप आज घूम रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, अलर्ट हो जाते हो। कैसे अलर्ट होते हो, कोई बताता है या नोटिफिकेशन आता है? तो आप कॉल करते हो ना, भाई मेरे अकाउंट से पैसे कटे गए, कौन निकाल रहा है, मैंने तो ट्रांजैक्शन की नहीं है, तो वहीं पे रुका दी जाती है ट्रांजैक्शन। तो दिस इज द सेम थिंग कि जब भी आप किसी को ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं, और हम भी ये देख रहे होते हैं कंट्रोल्स के लिए कि क्या नोटिफिकेशन लोगों को जाते हैं या नहीं जाते। आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें आपको आते होंगे, ऐप पे आते हैं, और आजकल आपने देखा होगा मैसेजेस कम हो गए हैं, आपको आपकी ऐप पे ही आ रहे होते हैं नोटिफिकेशन। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने से बैंक्स ने परमिशन ली है कि हमें एसएमएस महंगा पड़ता है। तो खैर मुझे इंटरनल बात पता है ना कि नोटिफिकेशंस क्या ऐप पे ही नोटिफिकेशन आते हैं, कि ऐप ही आप देखें ना
तो कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो हैवी होती हैं, उसमें मैसेज आता है, अदरवाइज नहीं आता। क्लियर है? चलें, मैंने कहा कंप्लीटनेस की बात हो गई। अभी तुम मुझे बताओगे क्या लोन रिकॉर्ड हो गया? यस, डिसबर्स भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, और ये भी मेक श्योर किया कि सही पीरियड में हो जाए। अच्छा, दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है आपका लोन इसको दे दिया और इसका इसको दे दिया हो? इनकरेक्ट अकाउंट, इनकरेक्ट, ऊपर क्या था? इनकरेक्ट पीरियड। अब क्या कह रहा हूं मैं? इनकरेक्ट अकाउंट का मतलब क्या है? अच्छा, आप देखो, एक बच्चे ने कहा क्लासिफिकेशन, मैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये सुनना चाह रहा था मैं, गलत। रिमशा भी कह रही है क्लासिफिकेशन। मैं आपको एक बात बताऊँ मजे की, क्लासिफिकेशन का रिस्क है ही नहीं, क्योंकि रहेगा तो एडवांस में ही ना। ये सिर्फ इंटरनल कंट्रोल फेलियर है। नहीं आई बात समझ? देखो लॉजिकल बात है, आपका लोन इसमें चला जाए, इसका लोन आप में चला जाए, क्या एडवांसेस का हेड चेंज हो गया या वही है? दिस इज नॉट अ रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स का फर्क है। इससे कस्टमर क्रेडिबिलिटी खराब होती है, बैंक की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सिंपल है। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? गलत अकाउंट के उसमें चला जाए, गलत बंदे के अकाउंट में चला जाए, ये वो बात हो रही है। चलें, मैंने कहा होता है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट करना हो किसी के अकाउंट में और किसी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। बैंक्स बात इतनी बार, देखो आप डिपॉजिट कराने जाओ कभी, बाज़ औक़ात मेरे साथ हुआ है, मैंने डिपॉजिट कराने भेजा, वो किसी और के अकाउंट में चिपक गया। मैं बोल रहा हूँ भाई इतने पैसे थे मेरे, कहाँ गए? तो बोल रहा सर मैंने इस अकाउंट में जमा करा दिए थे। अब उसने भी अंधों की तरह डाल दिए। हालांकि बहुत रेयर होता है, पर होता है। आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी का अकाउंट नंबर डालो, सही है ना, तो वो बाज़ औक़ात, एक रेयर सर्कमस्टेंसेस बता रहा हूँ, नाम मैच हो रहा होता है, तो आप गलत अकाउंट में भेज देते हो पैसे। भाई सिंपल, मैं सलून गया, सही है, मैं हमेशा उसको कैश नहीं देता, मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे। जब पहली बार उसने मुझे अपना इजी पैसा का अकाउंट दिलवाया ना, मैंने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए। क्यों? नेग्लिजेंस। तो क्या उससे मेरी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई या गए पैसे? पैसे तो गए ना। अब वापस मिले तो मिले, हाँ, अब किसी और को दे दिए ना, जबकि उसको जाने। अब तुम मुझे बताओगे यहाँ पे सोच के, यहाँ हेड कौन सी हो रही है बताता हूँ। यहाँ पे भी वैल्यूएशन असर्शन का मसला होगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो ऐसे बंदे को पैसे दे दिए जो क्रेडिट वर्दी नहीं है, उसकी तो असेसमेंट भी नहीं हुई। नहीं आई बात समझ? देखो मसला क्या है, तुमने तो किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दिए ना जिसकी तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक ही नहीं हुई है, चेक किसी और की है, चिपका किसी और को दी है। तो इस चीज को केटर करने के लिए कहा गया क्लासिफिकेशन शुड बी करेक्ट, पर विद इन द बैलेंस शीट या विद इन द अकाउंट्स? विद इन द अकाउंट्स। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात समझ आती है? विद इन द अकाउंट्स होनी चाहिए। जल्दी से आगे, हमने कहा लोन सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक है, जो कि ऑटोमेटिकली लेजर को अपडेट कर देता है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट हो गया है, ये वाला कंट्रोल यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं, ऊपर आते हैं। ये वाला रेलेवेंट नहीं, इधर आ जाओ। कस्टमर स्टेटमेंट्स आर ईमेल नोटिफिकेशन हैव बीन सेंड एंड, देखो एक और चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, कंप्लेन लॉग्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदे को पैसे नहीं आए जबकि उसका लोन अप्रूव हो चुका है, क्या वो कंप्लेन करेगा? वहां से पॉपअप हो जाएगी चीज। इसको हम प्रिवेंटिव कंट्रोल कह रहे हैं या डिटेक्टिव? डिटेक्टिव। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, रिमशा कह रही है सर डिटेक्टिव। ओके जी, बाकी सब भी कह रहे हैं डिटेक्टिव। हो तो गया ना डिटेक्ट, अब फिर आप इस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे। बैंक के इख्तियार में होगा, वो खुद ही रिवर्स कर देगा ट्रांजेक्शन विद ऑल द अप्रूवल्स। आगे, क्रेडिट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर रिव्यू करता है अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर एंड द अमाउंट बिफोर प्रोसेसिंग द डिसबर्समेंट। ये भी कंट्रोल है, ये भी। अच्छा, ये प्रिवेंटिव है डिटेक्टिव है? प्रिवेंटिव, क्योंकि होने से रोक रहा है, होने से पहले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले होने से पहले कर रहा है, ऊपर वाला क्या था? होने के बाद। पर है तो ना कंट्रोल। ये दोनों इस तरीके से एक्ट करेंगे कि आपको ये पता लग जाएगा कि गलत अकाउंट में तो पैसे नहीं गए। पहले बताओ, दो चीज़ें समझ आती हैं? अगेन दीज आर द कंट्रोल्स ऑफ द बैंकिंग। दो बार रीड करोगे याद हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि यार लिखने के लिए कि वो बोले कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स हैज टू बी देयर इन एडवांसेस, तो ये तुम्हें लिखने आने चाहिए। अच्छा जी, आगे। अब तो पैसे गए, अब क्या बात है? वापस लाने पैसे। तो देखो ये नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे पैसे वापस नहीं आए। तो अब देखो उस पर मैंने किस तरीके से कंट्रोल डिज़ाइन किए जो किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक या किसी अच्छे बैंक में होते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले ये मुझे बताएं आप लोग कि ये बात आपको समझ आ रही है कि जो रिकवरी प्रोसेस है
या तो बंदा जाके भी रिकवरी करता है, डायरेक्ट भी आते हैं, दोनों होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज से 4 साल पहले कार लीज पे ली थी एक्वा, तो मैं क्या करता था, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा तो तुम्हें कंट्रोल समझ आ जाएंगे। बाज़ औक़ात होता ये था कि मैं 2 दिन पहले ड्यू डेट से ना पैसे दे देता था अपने, तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते थे, क्योंकि पैसे तो मैं पूरे निकाल चुका था। मेरा अकाउंट क्या था, ज़ीरो। अकाउंट क्या था, क्योंकि वो एक लोन अकाउंट है ना, आपको आपने तो बोला था ना अलग अकाउंट खुलता है जिसमें जमा होते हैं। तो मेरी इंस्टॉलमेंट थी 50,000 रुपये या 51,000 या 52,000 समथिंग। मैं 52,000 हर महीने की 26 तारीख को वहाँ भेज देता, अपने दूसरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देता था। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए, तुम मुझे सोच के बताना उसकी एंट्री क्या बनेगी। जो मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता था, यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ्रॉम, हाँ भाई, कस्टमर कर रहा है ना। होता क्या था, डिपॉजिट अकाउंट ए डेबिट, डिपॉजिट अकाउंट बी क्रेडिट। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है जो समझनी है बैंकिंग में। मेरे एक अकाउंट से जिसमें मेरे पैसे पड़े हुए हैं, जो मेरा दूसरा अकाउंट है, लोन अकाउंट नहीं, दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट कम हो गया, दूसरा है तो सेम बैंक का पैसा ना, है तो सेम भाई, बैंक क्या है, सेम है ना, बैंक तो सेम है। अच्छा, अब मैंने कहा सर व्हाट इफ मैं किसी और बैंक से ट्रांजैक्शन करूं, तो बैंक क्या एंट्री बनाएगा, कैश डेबिट, ऐसा ही है। अच्छा, कैश कर लेते हैं, यहाँ पे कैश आ गया, इसके पास कैश हो गया डेबिट, इसको हम ज़रा यहाँ ले जाते हैं, और डिपॉजिट अकाउंट बी क्रेडिट। यानी इस बैंक के पास पैसा आ गया इसके डिपॉजिट अकाउंट में। मैंने कौन सी तारीख को भेजा, जल्दी बताओ, 26 को। ये बात याद रखनी है, 26 ऑफ मंथ। आप बोल रहे होंगे सर इससे तो लोन नेट ऑफ होना चाहिए ना। देखो इसलिए नहीं होगा, ड्यू डेट नहीं आई, ड्यू डेट थी 28, ड्यू डेट क्या थी 28। पहले बताओ तो क्या ये जायज़ बात है कि पहले ही एडवांस को वो कर ले, या 2 दिन का सूद बाकी है, 2 दिन का सूद बाकी है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू डेट मेरी कितनी है 28, तो उसने जो मुझे रेंटल बना के दिया है उसमें 2 दिन का सूद और बाकी है ना, वो लगेगा तो उसका रेंटल बनेगा, तो वो खींचेगा पैसे। 26 को तो खींच ही नहीं सकता ना, तब तक वो मेरे अकाउंट में देखेंगे। जैसे ही ड्यू डेट आएगी, सिस्टम इस तरीके से फंक्शन हुआ है कि वो ये होगा, डिपॉजिट अकाउंट बी डेबिट और एडवांसेस। ये कब बनेगी एंट्री, 28 को। पहले बताओ बात समझ आती है बच्चों, जल्दी से सारे बच्चों। देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी है बैंक में, कि आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए कि यार मैंने पहले पैसे डाल दी। अच्छा, ये वो चीज है जो लोग ऑटोमेटिक पैसे दे रहे हैं, लोग खुद जमा करा रहे हैं पैसे। अभी वो आएंगे ना 28 तक, जो पैसे नहीं दिए वो भी पूरा यही तो लिखा हुआ है, पर मैंने तो पहले सीधा सीधा बता दिया ना, जो इंसान का बच्चा बन के पैसे दे रहा है। क्लियर है? चलिए जी सर, रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज होगा ना, कंट्रोल ऑल्सो ट्रांसफर ओवर द पीरियड। हाँ, तो रेवेन्यू की तो एंट्री ये बनती है ना कि इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर जो एडवांस कम होगा उसमें रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। एग्रीड? इंटरेस्ट रिसीवेबल जो बुक होगा, पहले बताओ बात समझ आ रही है? दोनों चीजें कम हो जाएंगी, नो डाउट, पर वो किस दिन तक नहीं होंगी, 28 तक। 28 से पहले तक सूद बुक होता रहेगा। एग्रीड? ऑनलाइन लो, जल्दी कंफर्मेशन दो, यहां तक बात समझ आती है? मैंने ऑटोमेटिक प्रोसेस समझा दिया। अच्छा, अब मैं इसमें ये भी तो कंट्रोल लिख सकता हूं ना कि सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाए कि ऑटोमेटिक पैसे डिपॉजिट अकाउंट से डेबिट होके एडवांसेस को क्रेडिट कर दिया जाए। क्या उससे ऑटोमेटिक मेरी रिकवरी हो जाएगी? यस हो जाएगी। आओ देखते हैं एक एक करके। अच्छा, जैसे इनका सवाल था कि ये तो आपने ऑटोमेटिक बता दिया, वो बताया ना जो पैसे लिए लोग नहीं दे रहे। आओ देखते हैं क्या कंट्रोल्स होते हैं इसके ऊपर। सिस्टम क्या बनाता है? क्या ये रिकवरी के लिए लाजमी होती है? आपको पता नहीं लगेगा कि कब किससे पैसे कितने लेने हैं। ये आ गया, फॉलो अप इज परफॉर्म बाय द रिकवरी ऑफिसर फॉर। मुझे कॉल भी आती थी जब मैं डिले होता था कि सर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, प्लीज जमा करा दें। फॉलो अप। आगे, डेली रिव्यूज आर परफॉर्म फॉर आउटस्टैंडिंग
डेली रिव्यू लाजमी है, यस। अबे बिलियन रुपीस लगे हुए होते हैं, डेली रिव्यू लाजमी है। अच्छा, लोन्स आर प्लेस्ड इन वॉच लिस्ट विच आर अबाउट टू बी, जिनकी मेच्योरिटी करीब आ रही होती है ना, उसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, तो उसको अलग से देखते हैं कि भाई ज़रा इनको कॉल करो, ये करीब आ चुके हैं, अब तक पैसे नहीं आए। एग्रीड। आगे, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स बीइंग सेंड टू कस्टमर्स ऑन ड्यू डेट और बिफोर द, ऑटोमेटिक रिमाइंडर मतलब मैंने सिस्टम में कंट्रोल डाल दिया कि इस दिन पे अगर पहुंचे। अच्छा, हम यहाँ पे यूं सिंपल भी कह सकते हैं, लिमिट चेक कंट्रोल लगा सकता हूँ। लिमिट चेक कंट्रोल का मतलब ये है कि 2 दिन अगर बाकी हो तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाए ईमेल पे। लिमिट कितने की है? 2 दिन। बात समझ आ रही है? तो ये सारे कंट्रोल्स किस, जो ऊपर मैंने बात की है, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अब तक पैसे नहीं दिए, यही है ना। अच्छा, रिकवरी वाला बंदा गया या अभी से मॉनिटरिंग चल रही है? अभी मॉनिटरिंग चल रही है, ताकि हमें पता लगे कि लेने भी किससे हैं, ड्यू हुए या नहीं हुए। अच्छा, जिसके नहीं ड्यू हुए उसको तंग करना है। तंग किसको करना है? जिसके ड्यू हो गए, और बाकियों को वॉच लिस्ट में रखना है जो करीब आते जा रहे हैं। चलें, रिकवरी ऑफिसर प्रिपेयर करता है रिकवरी शीट फॉर रिकवरीज मेड ड्यूरिंग द डे एंड डिपॉजिट द अमाउंट इमीडिएटली इन द, भाई फॉर एग्जांपल अब बात ये हो गई कि इंडिविजुअल लोन्स हैं, आपसे लोगों से लिए हुए लोन। रिकवरी ऑफिसर गया फील्ड में, उसने बदतमीजी वगैरह की, जो भी है वो पैसे लेके आ गया, उनका काम ही यही होता है। तो वो क्या करता है, पूरी शीट बनाता है ना कि XYZ इंडिविजुअल से पैसे लिए। यहाँ पे पता होता है। अच्छा, हेड ऑफिस को कैसे पता किसके पास जा रहा है वो रिकवरी के लिए? वो ऊपर यही तो था कि किस किस से पैसे लेने हैं, उसको बोल के भेजते हैं, ये नाम लिखे हुए, जा इससे रिकवरी करके ला। अच्छा, जब वो रिकवरी करके लाता है, देखा जाता है उसका अमाउंट ड्यू कितना था, उसने रिकवरी कितनी की है। तो क्या वो ऐसे पैसे जेब में लेके घूमे या दस्ती बैंक में जमा करा है? क्यों? चोरी हो जाएंगे ना यार रास्ते में। तो वो बीच में से शार्ट हो गया, बोला भाई गन पॉइंट पे ले गए। बात समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है कि वो फौरन से बैंक में जाके डिपॉजिट करा दे। बात समझ आ रही है? चलें आगे। फिर वो बोल रहा है क्रेडिट ऑफिसर जो है नॉक ऑफ करेगा रिकवरी अगेंस्ट द रेलेवेंट कस्टमर। ये क्यों लाजमी है? ताकि उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, देखो एक बार आ गया ना, अब एक एक शीट आ गई। अब रिकवरी ऑफिसर है, वो क्या बोलेगा, मिस्टर ए है, उसके इतने पैसे आ गए, एडवांस, क्रेडिट, कैश, डेबिट। पक्का? तो पहले वाले केस में तो आप कह रहे थे ऑटोमेटिक हो रही थी। पहले तो पैसे दे दिए थे ना, पहले पैसे जल्दी दे दिए थे, तो सिस्टम में ऐसा कंट्रोल लगा हुआ है ना, फौरन खींच के पैसे, हिसाब खत्म। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, जब जो मैंने आपको बताया ना ऑटोमेटिक रिकवरी वाले अकाउंट्स, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन चेकिंग अकाउंट। नॉन चेकिंग अकाउंट का मतलब है उसमें पैसे आ सकते हैं सिर्फ, उससे जा नहीं सकते। नहीं, यही बात समझ, उसमें पैसे, उससे पैसे जा, वंस यू हैव विड्रॉन योर अमाउंट, उससे पैसे नहीं निकाल सकता, उसमें पैसे आएंगे सिर्फ, दैट्स इट। बात समझ आती है? नहीं तो फिर वो उसका तरीका होता है ना, वो बोलता है अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, वहां से पैसे निकालो। हाँ, ये बात समझ आ रही है? तो नॉन चेकिंग अकाउंट का मतलब ये ना कि कोई छेड़खानी नहीं कर सके उसमें, सिर्फ पैसे आएंगे उसमें, वहां से आएंगे बैंक खींचेगा, वहां से आएंगे बैंक खींचेगा। तो ये रिकवरी प्रोसेस चलता है। खैर, अब हमने कहा, अब जो मेन बात है कि अच्छा वापस से कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पहले मैंने ऊपर सिखाया आपको, उसमें आप लोग ये कह रहे थे कि सर पैसे खुद ब खुद डेबिट हो रहे हैं। इसमें क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती रिकवरी करके आया हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके अगेंस्ट में नॉक ऑफ करूँगा, उसका एक एक का बैलेंस क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, क्योंकि रिकवरी आ चुकी है। क्लियर है? आगे, इंडिपेंडेंट पर्सन इन द क्रेडिट डिपार्टमेंट वेरीफाई द अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल एंड द अमाउंट बिफोर प्रोसेसिंग द नॉकिंग ऑफ। ये क्यों हो रहा है? वेरी गुड, ए के पैसे बी में और बी के पैसे ए में, क्योंकि वो फिर आगे चिल्लाएगा, बोलेगा भाई मैं तो दे चुका हूं, तो मुझे क्यों रिकवरी पे आ गए हो? और जिससे लेने थे वो देगा ही नहीं। एग्रीड? तो देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्क ऑफ पोस्टिंग रिकवरी इन इनकरेक्ट अकाउंट और विथ अमाउंट, दोनों रिस्क हो सकते हैं ना, कि यार आपकी अमाउंट भी गलत हो। अच्छा, अमाउंट गलत हो गई तो क्या रिस्क है? एग्जिस्टेंस का, वैल्यूएशन का, किस चीज का? वैल्यूएशन का। बात समझ आती है? तो वैल्यूएशन का रिस्क है कि अगर इनकरेक्ट अमाउंट से हो गया तो लॉजिकल बात है। आगे, सिस्टम इज डिजाइन इन अ वे विच डिडक्ट्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट एंड नॉक इट ऑफ अगेंस्ट द एडवांस बैलेंस। ये कौन सी वाली बात है? ये वाली बात।
ये वाली बात बताते हो कौन सी है, जिसको मैंने अभी मार्क किया है। सिस्टम इज डिजाइन इन अ वे विच डिडक्ट, यस, जिसमें एग्जाम्पल थी कि ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, पर ये कब होगा, जो इंसानों की तरह पैसे टाइम पे दे देंगे। एग्रीड, तो ये कंट्रोल आ गया। अच्छा फिर ये देखो जरा, reconciliation is prepared between the recoveries made and the recoveries knocked off against the individual customer। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि रिकवरीज कंप्लीटली रिकॉर्ड ना हो सकता है, यानी फॉर एग्जांपल 50 की जगह 40 रिकॉर्ड हुए तो वो कैसे पकड़ में आएगा? रिकंसिलिएशन, कि जितनी रिकवरी हुई है उतनी जीएल में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई है। अच्छा ये कंट्रोल हमने पहले भी लगाया था, कब लगाया था जल्दी बताओ? एडवांसेस को देते हुए। देखो बात तो वही, देखो असर्शन तो हर क्लास पे होगी ना, चाहे पैसे दे रहे हो चाहे पैसे, तो आपका रिस्क ये भी तो है ना कि पैसे देते हुए पूरे रिकॉर्ड नहीं हुए और पैसे आते हुए पूरे रिकॉर्ड नहीं हुए, तो दोनों पे रिकॉर्ड का कंट्रोल लग सकता है। दिमाग खुला रखना है आपने। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से बता दो, उबैद, अलीजा, अक्सा, जैनब, सारे बच्चों ये बात क्लियर है? हमेशा कह रही है क्लियर है, वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये रिकॉर्ड का कंट्रोल सिर्फ किस चीज को इंश्योर करने के लिए? कट ऑफ और कंप्लीटनेस, चाहे लोन दे रहे हो या वापस पैसे आ रहे हो। बात समझ आती है? आगे, reconciliation is prepared between the recoveries made and the recoveries parked in the general ledger। सर ये तो दो कंट्रोल आपको सेम लग रहे हैं या कुछ फर्क है दोनों में? देख के बताओ, पहले वाला किस चीज के अगेंस्ट है? हाँ जी, पहले और दूसरे में फर्क बताओ जल्दी, ताकि आपको समझ आए। यस, अब पहले हम जीएल तक नहीं गए थे, पहले हमने इंडिविजुअल कस्टमर्स को देखा कि हमारा जो बैंक बुक है वो सही हो जाए। अच्छा बैंक बुक सही हो गई, यानी लोन वाला सिस्टम सही हो गया, तो हमने कहा वही लोन वाले सिस्टम से चीज़ें लेजर में गई या नहीं गई, तो जब वो सही होगा तो ये भी सही होगा। क्लियर है? तो कितनी रिकॉर्ड बननी है? 2। आगे, कस्टमर स्टेटमेंट्स आर ईमेल्ड एंड नोटिफिकेशंस हैज बीन सेंड एंड कंप्लेंट लॉग्स आर। देखो अगर एक अमाउंट सही तरीके से पार्क नहीं हुई ना, तो कस्टमर को अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वो चिल्लाएगा, क्या बोलेगा? मैंने पैसे दिए हैं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो कंप्लेन करेगा। तो क्या उससे भी आपके सामने ये बात समझ आ जाती है कि आपने अगर रिकवरी को पूरा रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी पॉपअप होकर सामने आ जाएगी, वो भी कंप्लेन लॉग से आ सकता है। तो कंप्लेन लॉग एक ऊपर भी लगाया था डिपॉजिट करते हुए, कंप्लेन लॉग यहाँ भी लगा सकता हूँ रिकवरी करते हुए। बात समझ आ रही है? तो दोनों जगह कंप्लेन लॉग यूज होता है। ये थर्ड रिकंसिलिएशन है, दीज टू फॉर एडवांसेस, फर्स्ट वन फॉर द डिपॉजिट। नहीं देखो, ऊपर जो रिकॉर्ड सीखी थी पहले वो एडवांस देते हुए थी कि सारे एडवांसेस रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। अब किसकी रिकॉर्ड है? रिकवरी की। क्लियर है अली? अब रिकवरी की है, तो दोनों जगह लगेगी, डेफिनेट सी बात है। अच्छा अब तुम जरा सोचो कि एडवांसेस में यही तो होता है, लोन देना और लोन की रिकवरी। क्या हमने पूरी क्लास पे कंट्रोल लगा दी है, लोन जाते हुए भी लोन आते हुए भी? तो ये तुम्हारे लिए एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट है कि गलत पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुए हो, उसको पैसे दिए हो जिसको देने चाहिए, वो सारी चीज़ें। अच्छा जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कर करा के आपके पास एक लोन का बैलेंस बचेगा, ऐसा ही है, जिसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है, आप उसमें लिखा रहे एक्सपेक्टेड लॉस, जो आपको लगता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्या वो एक्चुअल में हो चुके हैं या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो मैं अगर आपको IFRS 9 की थीम बताऊं ना, IFRS 9 ये कहता है यू डोंट हैव टू वेट फॉर द इवेंट टू अकर। आप इंकर्ड बेसिस पे नहीं चलते हो, एक्सपेक्टेशन के बेस पे चलते हो। तो IFRS 9 की बेसिक थीम ही यही है, तभी इसका नाम क्या है? एक्सपेक्टेड, नॉट द इंकर्ड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में और इंकर्ड क्रेडिट लॉस में फर्क है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जो हिसाब किताब है वो मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस बैंक पे नहीं लगेगा। आप जेनरिक अगर वो आपसे सवाल पूछे ना ECL पे कंट्रोल्स क्या होते हैं, तो भी आप लिख सकते हो, और ECL पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं तो भी आप लिख सकते हो। तो मैंने डिज़ाइन ऐसे किया है इसको कि कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों हर जगह काम आ जाएंगे। तो मैं ये हाईली एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस बार अप्लाई हुआ है बैंक्स में और जोरों शोर से हुआ है। मैं हाईली एंटिसिपेटेड है कि वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को उठाएगा
उसके कंट्रोल्स पूछेगा, ECL पे स्पेसिफिकली कंट्रोल्स पूछेगा या सब्सटेंटिव पूछ लेगा। तो इस ECL को मैं अभी तो शुरू नहीं करवा रहा, मैंने पहले बैंकिंग का आइडिया दे दिया। ECL की क्लास मैं कल रखता हूँ रात को, सही है। इफ़ यू वांट टू कम फिजिकली मोर देन वेलकम, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन आप कर सकते हैं, पर ये मैं कोशिश करता हूँ पूरा महीना चलाऊँ जिसमें नई नई चीज़ें करें। और तुम ये जो कहते हो नई चीज़ों के साथ साथ हम बाकी स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे ISRE के प्रोसीजर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। क्या कहते हो भाई, जल्दी बताओ। एग्रीड है, पर यही अटेंडेंस मुझे चाहिए जो आज भरपूर आई हुई है ऑनलाइन में। तो लोग तो यार ऑनलाइन में 21, CFAP में 21 होना इस मतलब सही है। रजिस्टर्ड मेरे पास हैं 300 350 बच्चे, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अटेंडेंस होना मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मुझे दिखना चाहिए, सीधी सी बात है। चलें ओके, तो ये मेरी कमिटमेंट है, आई विल बी गिविंग यू लाइव सेशंस, सही है जी, तो वो मैं कराऊंगा, सही है। अच्छा अगेन मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, सही है। नई नई चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर वो तो नहीं पूछेगा जो आ चुका, वो पूछेगा जो अभी तक नहीं आया। अब कितने मैंने सवाल करा दिए होंगे रिस्क के कि भाई जिसमें मतलब जॉइंट वेंचर का रिस्क होगा कि भाई उसकी अकाउंटिंग सही नहीं की हुई हो, और मैनी मोर। IFRS 5 के लिए सही अकाउंटिंग नहीं की हुई होगी, वो बेसिक्स हैं, वो हो गए। अब हमें उसके आगे देखना है, सही है। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। तो कल हम इंशाल्लाह 9 से 10 का सेशन रख लेते हैं, जिसमें मैं क्या सिखाऊंगा, ECL, और हो सकता है मैं उसके आगे भी एक आध नई चीज़ भी ले आऊँ, सही है। चलें, थैंक यू, मिलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।